गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने हमें अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइस, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या उसका मीनिंग है इन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स का हम जनरल मीनिंग क्या समझते हैं कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, डेटा है, डायग्राम्स हैं, ठीक है। बट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पहले इसका मीनिंग क्या था? पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट मीनिंग क्यों था? क्योंकि पहले के टाइम पे हम जब डेटा कलेक्ट करते थे तो ये जानने के लिए कलेक्ट करते थे कि पीपल की इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन कैसी है। तो पहले के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप था वो बहुत ही नैरो था। बट आज के टाइम पे जो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है वो बहुत वाइडर हो चुका है। हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भी कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। तो बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है इन प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। दो सेंस में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। वही बात करें सिंगुलर सेंस की तो उसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड, वो मेथड जो न्यूमेरिकल डेटा के साथ क्या करेंगे? डील करेंगे। ये तुम्हें पता भी होगा क्या क्या है हमारे मेथड? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्लूरल सेंस को, न्यूमेरिकल डेटा को। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है इन प्लूरल सेंस? सबसे पहला पॉइंट आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। एक सिंगल आइसोलेटेड फिगर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने कहा कि एक ही एज क्या है? 30 ईयर है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। अब एक ही एज कितनी है? 30 ईयर है, तो इसमें क्या स्टडी करूं? कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर मुझे पता लग जाए कि बी की एज कितनी है? 40 ईयर है, देन मैं इसको कहूंगी कि क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि अब मैं कंपैरिजन करके बता सकती हूँ कि बी की एज क्या है, ए से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? 10 ईयर ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होगा, एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा होगा। एक सिंगल आइसोलेटेड फिगर स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। बट वही एक और एग्जांपल समझो कि मान लो कि ए के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं, बी के पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं, सी के पास कितने रुपए हैं? 15 रुपए हैं। तो मेरे को इसका एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 3। ऐड करेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा हमारा? 30 अपॉन 3 डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आया मेरा? 10। एवरेज क्या बताता है हमें कि अगर मैं सम को इक्वली डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो कितना आएगा, है ना। कि मैंने कहा कि ए के पास कितने रुपए? 10 रुपए, बी के पास कितने हैं? 5 रुपए, सी के पास कितने हैं? 15, टोटल कितने हैं? 30। अगर 30 को मैं इक्वली इन तीनों में डिवाइड करूं सबके पास कितने आएंगे? 10 10 10 10, ठीक है। तो ये हमें एवरेज बताता है। तो एवरेज जो आया है, देखो अब तुम कहोगे कि ये भी तो एक सिंगल फिगर है। सिंगल फिगर तो है, बट कहां से डिराइव हुई है? नंबर ऑफ फैक्ट से डिराइव हुई है। तो एवरेज को हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। बट अगर मुझे दे दिया जाए कि ए की हाइट इतनी है सिर्फ, या बी की हाइट इतनी है, सिंगल आइसोलेटेड डेटा अगर दे दिया जाए तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंड है हमारा अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो मल्टीपल कॉजेज से अफेक्टेड होता है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेपरेटली स्टडी करूं कि हर एक कॉज का उस डेटा पर क्या इफेक्ट पड़ा है। एग्जांपल से समझो, मान लो कि मैं वीट का प्रोडक्शन कर रही हूं। अब वीट का प्रोडक्शन जो है वो कितना होगा, वो नंबर ऑफ फैक्टर पे, नंबर ऑफ कॉजेज हैं उसके, कि उस पर डिपेंड करता है कि वीट का प्रोडक्शन कितना होगा। एग्जांपल के लिए कि वीट का प्रोडक्शन कितना होगा डिपेंड करता है कि रेन कितनी हुई है, मैंने फर्टिलाइजर कितना डाला है, ठीक है, इरिगेशन मैंने कितना करा है, या मेरा मेथड क्या है कल्टीवेशन करने का। तो ये नंबर ऑफ कॉजेज हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके प्रोडक्शन को? वीट के प्रोडक्शन को। अब मैं सेपरेटली पढ़ूं कि भाई रेन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फर्टिलाइजर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इरिगेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मेथड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो मल्टीपल कॉजेज से अफेक्टेड होता है और सेपरेटली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हम उसी डेटा को स्टैटिस्टिक कहेंगे जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाए। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने बोला कि बी इज टॉल,
देन एक बी जो है ए से बड़ा है, टॉल है। अब ये हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा क्योंकि मैंने इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करा ही नहीं। बट अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ए की हाइट जो है वो 156 सेंटीमीटर है और बी की हाइट जो है वो 162 सेंटीमीटर है, देन ये हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा क्योंकि अब मैंने इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया है। और जब मैंने इसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर दिया है तो पॉसिबल है कंपैरिजन करना, फर्दर स्टडी करना। समझ में आया? क्वालिटेटिव डेटा के साथ कभी भी स्टैटिस्टिक्स में हम डील नहीं करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा क्या हो सकता है कि भाई कौन कितना इंटेलिजेंट है, कितना ऑनेस्ट है, कितना ब्रेव है, ये सारे हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। तो हमेशा स्टैटिस्टिक्स में हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, ना कि क्वालिटेटिव। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जैसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी क्या होती है? हाई एक्यूरेसी होती है। बट स्टैटिस्टिक्स में हाई एक्यूरेसी की नीड नहीं है, बट रीजनेबल एक्यूरेसी तो होना। अब कैसे रीजनेबल एक्यूरेसी हम मेंटेन कर सकते हैं? इन्यूमरेटेड करके। इन्यूमरेटेड होता है पर हेड काउंट करना। जैसे क्लास में टीचर क्या करती है? काउंट करती है ना, 1 2 3 4 5 6 काउंट करके बताती है कि हाँ कितने बच्चे प्रेजेंट है, 26 प्रेजेंट है। वो होता है हमारा इन्यूमरेटेड। एस्टिमेटेड क्या होता है? हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि भाई हाँ इतने क्या है प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रैली है तो उस रैली में बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो हमने ऑब्जर्व करके एस्टिमेट लगाया कि इस रैली में ना 500 पीपल होंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। बट जो मैंने एस्टिमेशन करा ना, ये रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए कि एक्चुअल में जब मान लो काउंट करा तो पता लगा है कि 495 पीपल थे वो, तो मेरा जो एस्टिमेशन था ना वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी थी उसमें। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करेगा, बट 500 मैंने एस्टिमेशन निकाला और निकले वो 450, तो वो चीज गलत हो जाएगी। समझ में आया? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी हम इन्यूमरेटेड कर सकते हैं, या तो पर हेड काउंट कर लो, या फिर ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे हैं, एस्टिमेशन जो लगा रहे हैं, वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी तो हम मेंटेन करें। देन आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी हम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग टू पर्पस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम पर्पस के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमें फर्दर स्टडी करने में हेल्प मिलेगी, हम एक कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। बट हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है और हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको कोई सेंस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मुझे स्टडी करना था कि बच्चों की इकोनॉमिक्स में कैसी परफॉर्मेंस है, तो मैंने क्या करा कि UT1 के मार्क्स लिए, UT2 के मार्क्स लिए, देन उनके हाफ ईयरली के मार्क्स लिए, कि मैं स्टडी कर सकूं कि इकोनॉमिक्स में उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है और आगे उन्हें फर्दर नीड की जरूरत है या नहीं है। बट अब करने में कोई इकोनॉमिक्स से स्टडी तो मैं डेटा कलेक्ट करूं सारे सब्जेक्ट का, तो उसको कोई सेंस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव हम कलेक्ट करेंगे। देन आता है सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करेंगे, कि पहले हाफ ईयरली के मार्क्स कलेक्ट कर रहे हो, फिर हम UT2 के मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं, और ये नहीं, पहले UT1 के मार्क्स कलेक्ट करेंगे, फिर UT2 के, फिर हाफ ईयरली के। एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, ताकि हम रीजनेबल क्या कर सके, एक इंटरप्रिटेशन तक पहुंच सके, कंक्लूजन फाइंड कर सके। देन आता है प्लेस रिलेशन टू ईच अदर। न्यूमेरिकल डेटा का हम यूज ही करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, बट जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यूनिट जो हमारी वो कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए, ना कि हेटेरोजीनियस। एक मैन की हाइट को मैं ट्री की हाइट से कंपेयर नहीं करूंगी, मैं एक मैन की हाइट को मैन की हाइट से कंपेयर करूंगी, तो होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो समझ में आया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, मल्टीपल कॉजेस से अफेक्टेड होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड पर्पस कलेक्ट करेंगे, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करेंगे और रिलेशन फाइंड करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब बात आती है सिंगुलर सेंस की। सिंगुलर सेंस में मतलब क्या है कि वो मेथड्स जो न्यूमेरिकल डेटा जो हमने प्लूरल सेंस में कलेक्ट करा है उसके साथ डील करेंगे। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैंने UT1, UT2 और हाफ ईयरली के मार्क्स कलेक्ट करे इकोनॉमिक्स के, क्योंकि मेरे को स्टडी करना था कि कैसी परफॉर्मेंस है बच्चों की इकोनॉमिक्स में। फिर मैं उस डेटा को क्या करूंगी? ऑर्गेनाइज करूंगी, क्लासिफाई करूंगी, देन उसको प्रेजेंट करूंगी। प्रेजेंट कर सकती हूँ मैं टैबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में। अब जो ग्राफिकल और टैबुलर फॉर्म में डेटा कलेक्ट करा है उसके यूज करके मैं क्या करूंगी? एनालिसिस करूंगी। एनालिसिस करने के लिए मैं मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कॉरिलेशन का यूज करूंगी, और फिर जो मेरा एनालिसिस करके रिजल्ट निकला है उसको मैं स्किलफुली एनालिसिस करके पता लगाऊंगी, इंटरप्रेट करूंगी कि क्या कंक्लूजन निकला। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने डेटा कलेक्ट करा था उससे हमारा इंटरप्रिटेशन निकला कि बच्चों में इंप्रूवमेंट तो आई
इकोनॉमिक्स को लेकर बड़ी कम अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, बट उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। मतलब थोड़ा सा और ध्यान देना बच्चों के ऊपर कि वो और अच्छी परफॉर्मेंस दें अपकमिंग एग्जाम में। तो समझ में आया डिटेल में कि क्या मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स का इन प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।